हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो क्या है और इस वीडियो को मैं ही लेके क्यों आया हूं, चलिए जल्दी से ढूंढते हैं इन दो जवाबों को। सबसे पहले जरा देखते हैं हमारे देश में लॉ स्टूडेंट्स की मेंटालिटी। हमारे देश में जब एक लॉ स्टूडेंट अपने लॉ स्कूल में जाता है तो वो दो ही सपनों के साथ जाता है। पहला, या तो मैं इस देश का सबसे बड़ा वकील बनूं और या तो इस देश का बहुत बड़ा जज। अब एक नॉर्मल जो हमारे देश का यंगस्टर है उसकी मेंटालिटी को समझते हैं। हमारे देश के यंगस्टर्स के दिमाग में एक सपना हमेशा रहता है, स्पेशली बॉलीवुड की उन मूवीज को देखने के बाद जब हम आर्मी ऑफिसर्स को मूव करते हुए देखते हैं कि वो भी एक दिन उस वर्दी को, उस यूनिफॉर्म को पहने और फ्रंट फुट पे आके हमारे देश को प्रोटेक्ट करे और हमारे देश की सेवा कर पाए। आज भी जब हम मूवीज को देखते हैं या रियल लाइफ में आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं तो हमारे अंदर एक गूज़बम्प आता है कि हम भी वो जिंदगी जीना चाहते हैं और हमारे देश को इस तरीके से सर्व करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लॉ स्टूडेंट का सपना और एक यंगस्टर का सपना अब मिल सकता है और एक कॉमन सपना बन सकता है, हर एक लॉ स्टूडेंट अब एक जज भी बन सकता है, एक वकील भी बन सकता है और आर्मी में बन सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। और उसके साथ ही साथ दूसरा सवाल कि इस वीडियो को लेके मैं क्यों आपके साथ आया, मैं इसलिए आया क्योंकि इस एग्जाम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा और थोड़ी सी तैयारी करी है मैंने इस एग्जाम की, तो शायद मैं आपके साथ कुछ ऐसे इनसाइट शेयर कर पाऊं जो आपके बहुत ज्यादा काम आए। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जिसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू बिकम अ जज और एन एडवोकेट इन द इंडियन आर्मी। अब जब एक बार आर्मी का नाम आ ही गया है सर, तो इसमें मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको ये बताने की कि ये सर्विस क्यों अच्छी है या क्यों आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए। ये बात केवल यूनिफॉर्म की है। उस यूनिफॉर्म तक पहुंचना हर एक इंडियन का सपना है, लेकिन ये पूरा बिल्कुल नहीं होता। केवल इन फोटोज को देख के हमारे अंदर ऐसा गूज़बम्प आ जाता है कि यार काश हम भी वो जिंदगी जी पाते, लेकिन अब ये जिंदगी आप जी सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। ये कौन सा पद है? आप ऐसी हवा में बात कर रहे हैं या रियली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूं एक जैग ऑफिसर की, जो कि इंडियन आर्मी में होता है, जिसका फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल। ये कैसी बात हुई? जज है कि एडवोकेट है कि जनरल है? भाई हम आपको बताते हैं। आप जब इस कमीशन्ड ऑफिसर के पद पे जाते हैं तो आपको पहले पद मिलता है एडवोकेट का। आर्मी के अंदर कोई भी ऐसा परमानेंट पद नहीं है जज का, लेकिन जब आप एक जैग ऑफिसर होंगे, यानी आप ही वो इंसान होंगे जिसको लॉ का ज्ञान है, तो जब कभी भी ऐसे टाइम्स आते हैं जब आर्मी की कोर्ट बैठती है या ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब आर्मी को एक जज वाली पोजीशन की जरूरत होती है, तो जब आप सीनियर लेवल पे प्रमोट होते हैं तो आप एक जज की तरह भी काम करते हैं, लेकिन मोस्टली आप काम करते हैं एज एन एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, हमें जंग लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, हमारे पास बंदूक होगी कि नहीं, और ये बताइए कि जो हम इस एंट्री में जाएंगे और हमारे अलावा जो बाकी आर्मी ऑफिसर्स आएंगे वो हमसे ज्यादा सीनियर होंगे क्या? सारी चीजों का जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। अब उसके बाद जरा मैं देख लेता हूं इस फोटो को। आप में से जितने भी लोगों ने इस फोटो को यानी कि इस फिल्म को देखा है वो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं वो एक जैग ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है शौर्य, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि टीचर आपको बोले जाके मूवी देखो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस सपने को परस्यू करना चाहते हैं तो उस मूवी को जरूर देखिए, आपके अंदर गूज़बम्प्स आएंगे। इसकी बड़ी वायरल रील्स हैं, बड़े पॉपुलर क्लिप्स हैं जहां पे के मेनन साहब एक कोर्ट में बैठे हैं और एक जैग ऑफिसर के सवालों का जवाब दे रहे हैं और लोग बड़ा इंप्रेस हैं उनकी एक्टिंग से। आपको मजा आएगा, और ये एक जैग ऑफिसर के ऊपर ही बेस्ड है। अब जरा ये देख लेते हैं कि आप हमें एक सपना दिखा तो रहे हैं, लेकिन इस सपने को पूरा हो जाने के बाद हमें काम क्या करना होगा, यानी कि जब हम एक जैग ऑफिसर बनेंगे इंडियन आर्मी में तो हमें करना क्या होगा। चलिए जल्दी से उसकी वर्क प्रोफाइल को देखते हैं। सबसे पहले रूल मेकिंग प्रोसेस में आप एक पार्ट होंगे, क्योंकि आप आर्मी की लॉ बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आप एक जज एडवोकेट जनरल के पद को होल्ड करते हैं इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे रूल्स बनते हैं, प्रोसीजर्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो जब कभी भी उनकी ड्राफ्टिंग होगी तो आप उस कमेटी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर होंगे। उसके साथ ही साथ आर्मी के जो प्रोसीडिंग्स है, यानी कि आर्मी जब कभी भी अपनी कोई प्रोसीडिंग चलाती है, अपनी कोई ट्रायल चलाता है, तो आप उसको या तो लीड करेंगे या तो आप किसी पार्टी को प्रेजेंट करेंगे। उसके साथ ही साथ आर्मी कोर्ट, यहां से मैं रेफर करता हूं इस फोटो को, ये कोर्ट मार्शल मूवी है, ये भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे एक जैग ऑफिसर किसी अधिकारी के कोर्ट मार्शल में पार्टिसिपेट करता है और उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है। यानी कि आपको पता होगा कि जब कभी भी किसी आर्मी के अधिकारी को निकाला जाता है तो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस होता है। तो इस कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है, इसको कौन प्रेजेंट करेगा? किसी पार्टी को आप करेंगे, क्योंकि आप एक एडवोकेट जनरल हैं और आप ही को कोई सीनियर अधिकारी वहां जज बन के बैठा होगा। उसके साथ ही साथ जो लीगल एडवाइस होती है, यानी कि आर्मी को बहुत सारे रूल्स बनाने होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स करने होते हैं, तो उसके लिए उसको जरूरत होती है लीगल एडवाइजरी की। ये हर जगह जरूरत होती है, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो आर्मी की लीगल एडवाइजरी होगी आपके पास। उसके साथ ही साथ डे टू डे जो मैटर्स हैं आर्मी के, उसको भी मैटर यानी कि ऑफिशियल वर्क जो होते हैं वो एक जैग ऑफिसर सॉल्व करता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि हमें यह बताइए कि हमें जंग लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, और दूसरा सवाल है कि जो बाकी के अधिकारी हैं उनसे हम नीचे होंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
दूसरे सवाल का जवाब सबसे पहले देता हूं। जो बाकी के अधिकारी हैं वो भी उसी पद पे काम करेंगे जिस पद पे आप काम करेंगे, यानी कि बाकी के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं आप उन्हीं के लेवल पे काम करेंगे और आपके अंदर भी यूनिट्स होंगी। उसके साथ ही साथ दूसरा जो सवाल है कि हमें जंग लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप आर्मी के एडवोकेट जनरल हैं और उसके साथ ही साथ एक जज भी हैं। उस सिचुएशन में आपको जंग पे तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो उसमें छोटा सा पार्ट आपकी कमांडो ट्रेनिंग का जरूर होगा, तो इसलिए जरूरत पड़ने पर आप वेल ट्रेन्ड होंगे कि आप भी जंग में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके साथ ही साथ जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल के लिए लद्दाख में सर्व करना होता है, और वो अपने आप में एक ऐसी टेरेन है जहां आपको जंग का पूरा फील आ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर हमारी वर्क प्रोफाइल कैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देख लेते हैं कि हमने ये बात तो तय कर ली कि अब हम जैग ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन इसको बनने के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं। जरूर कोई बहुत टफ एग्जाम होगा जिसको क्रैक करके जैग ऑफिसर बना जा सकता है, लेकिन ये भी गलत आपका गेस है। चलिए एलिजिबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहले आपका एक इंडियन होना जरूरी है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। उसके बाद आपका अनमैरिड होना बहुत जरूरी है। अब भाई यहां बात आके अटकी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे जैग में एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप अनमैरिड होंगे एप्लीकेशन फाइल करते वक्त। उसके साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जब तक आप कमीशन्ड ऑफिसर ना बन जाएं, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन खुशखबरी यह है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत कम पीरियड की, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रेनिंग के बीच में यह बात पता चली कि आपने शादी कर रखी थी, आपने बताया नहीं, या ट्रेनिंग के बीच में शादी कर ली, तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। उसके साथ ही साथ आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पर जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपने एलएलबी जो भी करी हो, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी हो, चाहे वो 5 ईयर एलएलबी हो, उसमें आपके मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, जो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्लैट पीजी का। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्लैट का क्या करें, इसमें क्लैट भी मांग लिया है, हम क्या करें। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। जब मैं ये एग्जाम दे रहा था तो क्लैट पीजी इसका पार्ट नहीं था। मेरे बाद ये एग्जाम का जो क्लैट पीजी का जो क्लॉज है वो ऐड किया गया, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 2 बातों को ध्यान रखिए। लास्ट जो क्लैट पीजी हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशंस के लिए जो क्लैट हुआ है, उसका स्कोर यहां पे वैलिड होता है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपने 4 साल पहले कोई क्लैट दिया था, उसके स्कोर के बेस पे आप सोचे कि मुझे जैग में एंट्री मिल जाए, नहीं मिलेगी। लास्ट क्लैट का आप फॉर्म भरिए, उसमें आप स्कोर करिए, और स्कोर के बेस पे आपको यहां पे फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ हमें एक और चीज देखनी है कि आप एलिजिबल होने चाहिए एक वकील के तौर पर रजिस्टर होने के लिए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी मांगा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं, आप एआईबी का एग्जाम दिए हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। केवल अगर आप एक एलिजिबल हैं, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है सर, सिंपल सी है, आपने एलएलबी कंप्लीट कर रखी हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कर रखी हो, ये भी बात सॉर्टेड है। इसके बाद आखिरी में आता है कि आपकी जो डिग्री है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता हो, जो कि मैं जानता हूं आप में से सभी लोगों के कॉलेज की डिग्री बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज है, और अगर नहीं है तो फिर आप एक दूसरा प्रोसेस कंप्लाई करिए जो आपको ऑब्वियसली पता है। उसके साथ ही साथ अब आपको यह बात तो समझ में आ गई कि भाई एलिजिबिलिटी कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, आपको बड़ी आसानी से ये एग्जाम में एलिजिबल होने का मौका मिल जाएगा। मैंने जब ये एग्जाम दिया तो मेरी उम्र उस वक्त 21 के जस्ट बाद, यानी कि मैंने 22 में दिया था, मैं उस वक्त 22 साल का था। तो अपना एक्सपीरियंस क्या था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी आसानी से समझेंगे। अब जरा जल्दी से वो देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है सर, कि हम कौन सी रैंक पे जाएंगे, कौन से अधिकारी बनेंगे। सबसे पहले आपको जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी लेफ्टिनेंट की, जो यहां पे लिखी हुई है, यानी कि 2 स्टार होंगे आपके शोल्डर पे। उसके बाद 2 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप बनेंगे कैप्टन, यानी कि 3 स्टार। उसके बाद जब आपके आर्मी में टोटल 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप बनेंगे एक मेजर, ये वाली रैंक। उसके बाद जब आप आर्मी में 13 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आप बनेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि ये वाली रैंक। उसके बाद आप 26 साल पे बनेंगे कर्नल। जो सबसे बड़ा पद आपको इस एंट्री में मिलेगा वो है मेजर जनरल तक का पद, जो कि जनरल्स की रैंक में तीसरे नंबर के जनरल है और बहुत ज्यादा हाई रैंक होती है, और ये एक्सेप्शनल सर्विस पे ही आपको ऑफर किया जाता है। चलिए हमें रैंक्स तो क्लियर हो गई, लेकिन सर ये बात तो सच है, हम देश सेवा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमने सुना है कि आर्मी वालों को सैलरी भी बड़ी अच्छी मिलती है। सैलरी का भी अगर आप थोड़ा बता देते। बिल्कुल बता देंगे सर। तो जो सैलरी का ब्रेकअप है वो ऐसा है कि जब आप लेफ्टिनेंट होंगे तो आपकी सैलरी होगी 56,000 से लेके 1,77,000 के बीच में। अब ये कौन सी बात हुई, ये कैसा ब्रेकअप है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। जब आप एक आर्मी में ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट के पद पे, तो जो इन हैंड एक्चुअल सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में। मैंने आपको एकदम क्लियर कट बात बता दी। उसके बाद जब आप आखिर पद तक पहुंचेंगे, वैसे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, तो मेजर जनरल के जब आप पद पे पहुंचेंगे तो आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए महीने के सैलरी मिलेगी। अभी के हिसाब से बात उस समय तक तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। सैलरी ब्रेकअप भी हमें पता चल गया है सर। अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस को देखते हैं। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा शब्द याद रखिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी। आपको क्या करना है, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट का नाम है। यहां पे चले जाइए, हर 6 महीने में एक बार जैक की एप्लीकेशन आती है। आपको केवल
केवल उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, हमें एलिजिबिलिटी पता है, अगर हमारी उम्र ठीक है, अगर हम शादीशुदा नहीं है, अगर हम इंडियन हैं, हमारे 55% से ज्यादा मार्क्स हैं एलएलबी में, हमने अगर क्लैट का पिछला एग्जाम दिया हुआ है तो हम एप्लीकेशन सक्सेसफुली हमने भर ली। आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, अब होती है शॉर्ट लिस्टिंग। ये शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है सर? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आर्मी में कोई एग्जाम नहीं होता, सबसे अच्छी बात यही है। तो आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपके क्लैट पीजी के स्कोर पे, आपके बैचलर डिग्री के मार्क्स पे आर्मी अपने डिस्क्रिप्शन पे ये देखती है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। उसमें बहुत सारी आपकी और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और उन सारी चीजों को एनालाइज करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फिर आपको आता है इंटरव्यू कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस करी, सीधे एसएसबी इंटरव्यू। आपके दोस्त अगर एनडीए से जाएगा तो उसको पहले एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन। अगर कोई इंसान सीडीएस से जाता है तो पहले वो एक एंट्रेंस देता है, उसके बाद वो देता है इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन। यहां आपको सीधे एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आता है और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा अपना गोल सेट कर लें, अपने आप को अलाइन कर लें इस थॉट के साथ कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाएं, तो आप 100% इस जगह पे सेलेक्ट होके ही जाएंगे। उसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आपकी नॉलेज को बिल्कुल टेस्ट नहीं करता, मैंने एग्जाम दिया हुआ है। ये केवल और केवल आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक आर्मी ऑफिसर बनने वाली है, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस एक आर्मी ऑफिसर बनने वाला है, तो आप इस एग्जाम को 110% क्रैक कर लेंगे। अब ये एसएसबी इंटरव्यू क्या है मैंने दिया हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर एक नया वीडियो मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द इसी चैनल पे। तो अगर आप नहीं हैं अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस एसएसबी इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है। ये टोटल 5 दिन का इंटरव्यू होता है। आखिरी में आता है इसमें एक क्या कॉन्फ्रेंस, और अगर आपने उस कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई कर लिया, यानी कि आपका एसएसबी इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो आप आ जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन पे। कई लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में बाहर हो जाते हैं, लेकिन हमें अभी उतना आगे का नहीं सोचना है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा क्लियर हो जाएगा, हम पॉजिटिव हैं, हम फिट लोग हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर होते ही आपका निकलता है मेरिट लिस्ट इंडिया के सारे एसएसबी सेंटर्स का एक साथ। फिर जितने पद होते हैं उतने टॉप के लोगों को मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन दे दिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस। और उसके बाद आपकी आती है ट्रेनिंग। लेकिन अब आपको लगा होगा हैप्पी एंडिंग होगी सर, ट्रेनिंग आ गई, खत्म सब। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे अच्छी बात है, पता है क्या? आप में से ज्यादातर लोग गेस करेंगे कि ट्रेनिंग होगी 2 साल 3 साल 4 साल की। नहीं सर, केवल 49 वीक्स की ट्रेनिंग है, यानी महीनों में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि आप जनवरी में किसी ओटीए में जाएं, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एंट्री लें, और आप उस साल के अंत तक एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर बन जाएं। इतनी जल्दी तो जजशिप की ट्रेनिंग भी खत्म नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक पद ऐसा है जिसको बच्चे लाइटली लेते हैं, लेकिन आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और आपका पैशन भी फॉलो हो जाएगा इस सर्विस को फॉलो अप करके। अब उसके बाद जरा सर्विस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सर्विस क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या है इसमें, कितने समय के लिए हम आर्मी में रहेंगे। तो आप लोग जो जा रहे हैं ना, वो शॉर्ट सर्विस स्कीम के अंतर्गत जा रहे हैं। अब शॉर्ट सर्विस स्कीम क्या है कि आपका जो परमानेंट कमीशन है वो है 10 साल का, यानी कि आप 10 साल तो आर्मी में श्योरली सर्व करेंगे। उसके बाद सर क्या होगा? उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और आर्मी के पास भी ऑप्शन है। अगर आपकी इच्छा है कि आप परमानेंट कमीशन हो जाएं, यानी कि आर्मी में अपनी जिस भी पद पे आप रहेंगे उस पद पे जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक आप सर्व करें, तो आर्मी के पास ऑप्शन है। अगर उनको आपका काम अच्छा लगा और अगर आपको आर्मी की लाइफ अच्छी लगी और दोनों इस बात पे एग्री हो गए, तो आपको ये पद पे कंटिन्यू करने दिया जाएगा, यानी कि परमानेंट कमीशन पे। वरना आप 10वें साल पे भी अपना रिटायरमेंट ले सकते हो। और अगर आप 10th ईयर में चाहें कि मैं परमानेंट कमीशन तो नहीं चाहता, लेकिन आर्मी को लगा कि ठीक है ये इंसान अच्छे हैं, तो आपको अगले 4 साल के लिए और, यानी कि टोटल 14 साल के लिए आर्मी में रखा जा सकता है। मोस्टली लोग इस 14 साल के टेन्योर को सर्व करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि आप 14 साल एक मान के चलिए एवरेज समय है, लेकिन अगर आपका परमानेंट कमीशन हो गया तो आप कर्नल, मेजर जनरल की रैंक तक भी पहुंचेंगे। ब्रिगेडियर भी उसमें एक बहुत बड़ा पद है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर 10 साल के बाद हम क्या करेंगे? ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, 10 साल के लिए आर्मी, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं। आर्मी केवल आपको सैलरी नहीं देता, वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है, वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। और मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि आर्मी का कोई ऐसा ऑफिसर जो आर्मी को 10 साल या 14 साल बाद छोड़ के आया, उसको कोई नौकरी ना मिल रही हो या उसके पास कोई काम ना हो। ये सारी चीजें आप तब के लिए छोड़िए जब आप बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे। 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल बाद की बातें हैं। अभी इन सारी चीजों को सोच के आप अपने ड्रीम को खराब मत करिए, ये बहुत लेटर ऑन चीजें हैं। और मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता रहा हूं, कोई ऐसा आर्मी का ऑफिसर नहीं होता जो इतने समय में रिटायर होने के बाद बेरोजगार हो जाए या उसके पास खाने पीने के पैसे ना हो। उसके साथ ही साथ आर्मी के और भी बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो आपको लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करता है। और जैग ऑफिसर के बाद आपकी रियल जो करियर की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती है। आप चाहें तो इसके बारे में जाके गूगल में पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था जैग ऑफिसर्स के बारे में, जहां मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि आप इंडियन आर्मी में जज एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। अगला वीडियो इसके फॉलोअप में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें मैं
आपको ये बताऊंगा कि इस एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर आपका और कोई भी डाउट है करियर से रिलेटेड या आगे इस प्रोफेशन को कैसे फॉलो किया जाए या इन जनरल कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।